हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, थोड़ा बूस्ट अप मिला होगा। उस एक लेटर सा आया है KVS का जिसमें वैकेंसीज मांगी गई है रीजनल ऑफिसेज से। ठीक है, तो अभी मानकर चल सकते हैं कि हाँ भाई ऑन द वे है, रास्ते पे है अभी वैकेंसीज। ठीक है, वो जल्दी ही हो सकता है मतलब एडवर्टाइज हो जाए। ठीक है, और अंकित सर की वीडियो आप लोगों ने देखी ही होगी जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया है बिल्कुल। ठीक है, तो आप देख लेना अगर देखनी है तो आपको। ठीक है, एक बार फिर से। तो उसमें बताया गया है कि रीजनल ऑफिस से जो है वैकेंसीज की अपडेट मांगी है संगठन ने, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि होपफुली जैसे ही वो डिटेल्स पूरी हो जाएगी आपकी वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, कह सकते हैं 2 महीने के करीब का टाइम तो लग ही जाएगा इसमें। ठीक है, एटलीस्ट 2 मंथ्स का। उसके बाद सैंक्शन होती हैं, फिर अपलोड होती है, तो वो भी एक प्रोसेस है, वो तो पार करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम तैयारी का थोड़ा सा बूस्टअप मिला है, आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिला है कि चलो एटलीस्ट कुछ तो आया कि हमें वैकेंसीज के बारे में पता चला है। ठीक है, तो आज हम करेंगे हिंदी की टेस्ट सीरीज। ठीक है, देखिए हिंदी में जो है सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ग्रामर को पूरा रट लीजिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे जो भी हैं सब रट लीजिए। मैंने आपको एक बुक बताई थी टेलीग्राम चैनल पर, मैंने उस बुक की शायद पिक भी डाल दी थी। ठीक है, अरिहंत की बुक है, उसको रट लो, या फिर कोई और बुक तुम्हारे पास है जो आपको लगती है कि मतलब बहुत अच्छी है तो आप वो भी देख सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि बस अरिहंत की है तो वही एक बेटर है, लेकिन एक बुक ले लो कोई भी जिसमें कंप्लीट ग्रामर हो। ठीक है, और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व करो, देखो कि आप कितना कर पा रहे हो। क्योंकि देखो हिंदी जो सब्जेक्ट है ना, मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है, और इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है। आप मान के चलो कि हर ऑन एन एवरेज एक बच्चा जो है 13 से 14 नंबर आराम से यहाँ पर ला सकता है। अगर वो बच्चा साउथ से नहीं है, जिनको हिंदी लैंग्वेज की थोड़ी नॉलेज नहीं है, तो नॉर्थ इंडिया वाले बच्चे तो मुझे लगता है 13 से 14 तो बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। लेकिन जो 20 में से मैं कहूँ ना, तो 20 का टारगेट रखो हिंदी में। ठीक है, मतलब 18-19 तो यार आप बिल्कुल ला सकते हो अगर आप इस जो कोई भी एक बुक है उसको कम से 4 से 5 बार रट लो। ठीक है, अभी बहुत टाइम है, रट लो उसको, और उसके बाद जो है आप 18 से 19 नंबर ला सकते हो। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज मैं इसलिए दे रही हूँ आपको, इसमें हर तरह के क्वेश्चन है, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछे जाते हैं, भले वो DSSB में हो, ठीक है, या फिर आपका KVS में हो, आपका टोटल कितने नंबर का आता है, वो 20 मार्क्स का आता है दोनों में हिंदी। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के बेस पर ये टेस्ट सीरीज जो है मैंने खुद बनाई है। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसको सोल्व करेंगे आज ही। ठीक है, तो देखते हैं, आप लगातार जो है आंसर करते रहना मुझे। ठीक है, यहाँ पर लाइव चैट में आंसर करते रहना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अपनी नॉलेज टेस्ट होगी और अपना स्कोर ना लिखते जाओ कि टेस्ट सीरीज 1 में मैंने इतना स्कोर किया था, 2 में मेरा क्या इंप्रूवमेंट है, 3 में मेरा क्या इंप्रूवमेंट है। ठीक है, इंप्रूवमेंट हुआ कि हम डाउन चले गए, ये सब आप देखते रहो। ठीक है, ये सब बहुत हेल्पफुल होगा। तो हिंदी में हमारे 20 में से 20 नंबर लाने का टारगेट यहीं से पूरा हो सकता है अगर आप एक बार बुक देखिए। पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। ठीक है, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो, उसमें 10 क्वेश्चन तो आप इजीली कर जाएं कि हाँ भाई 20 में से 10 तो हम बिना पढ़े भी कर देंगे, क्योंकि इतनी नॉलेज आपको हो गई है। ठीक है, लेकिन वो बाकी 10 जो करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद टेस्ट सीरीज सोल्व करो। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज की आंसर की के साथ इसको मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर भी, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले जरूर। ठीक है, तो चलिए अब आपको मेरे साथ साथ आंसर करना है। ठीक है, मतलब मैं पहले आंसर नहीं करूंगी, आप पहले आंसर करके लाइव चैट में लिखेंगे, फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी टेस्ट सीरीज। ये सेकेंड टेस्ट सीरीज है, पहली वाली मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी थी। ठीक है, तो वो भी आप याद रखना। सो गाइड, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है ही, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। फटाफट से आप लोग रिप्लाई करेंगे। ठीक है, कि इसका क्या आंसर होगा, और अपना स्कोर जो है ना चेक करते रहना कि आपने कितने क्वेश्चन सही दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। ठीक है, तद्भव शब्द की यहाँ पर बात हो रही है। आपको पता है कि एक शब्द होते हैं तत्सम। ठीक है, तत्सम शब्द होते हैं और एक होते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, ये तद्भव शब्द है। तो जो तत्सम शब्द होते हैं डायरेक्ट संस्कृत से एज इट इज लिए जाते हैं, जो हमारी संस्कृत भाषा है उससे डायरेक्ट लिए गए हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन जो तद्भव शब्द हो गए हैं वो भी हमारे संस्कृत से लिए गए हैं, तद्भव शब्द भी, लेकिन इनमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है अपनी बोलचाल के हिसाब से, अपनी बोली के हिसाब से हमने इनमें चेंज किया है, और उसके बाद हम इनको प्रयोग करते हैं तद्भव शब्दों को। ठीक है, तो अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो देखिए पहला है षष्ठ, छत्र, छाता और छाया। ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा तद्भव है।
देखिए षष्ठ जो है ये आपका संस्कृत से डायरेक्ट शब्द लिया गया है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये आपका तत्सम शब्द है। छत्र और छाता इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, छत्र का मतलब छाता होता है, लेकिन ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, छत्र, लेकिन ये आपका तद्भव शब्द है सी। तो इस ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। और छाया जो है वो आपका एक तत्सम शब्द होता है वो भी, ठीक है, ये भी याद रखिए आप। छाया जो होता है ना, छाया आप समझते होंगे शैडो को, ठीक है, तो वो भी एक तत्सम शब्द है। ओके, तो षष्ठ, छत्र और छाया जो है सारे तत्सम शब्द है, जबकि ये आपका तद्भव शब्द है। देखिए आपको इस तरह की क्वेश्चन सीरीज से काफी शब्द लर्न हो जाएंगे, ठीक है, काफी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो जाएंगे, क्योंकि मैं बोलते भी हूँ, फिर आप देखते भी हैं, फिर आप खुद भी उसको एक बार सोचते हैं कि इसका क्या होना चाहिए। तो तीन चीजें जो एक साथ चलेंगी तो आपको चीज ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है, इसीलिए टेस्ट सीरीज जो है इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गुणहीन में कौन सा समास है, ठीक है। तो ये शब्द आपके सामने है गुणहीन। सबसे पहले जब आप समास करते हैं तो पहले उसका मतलब समझ लिया करो, ठीक है, उसमें क्या मतलब है इस चीज का। देखिए गुण का मतलब क्या होता है, गुणहीन का यानी कि गुणों से हीन, ठीक है। और आप लोग आंसर कर दीजिए तब तक, ठीक है, आपको समझ में आ गया है तो आप आंसर कर सकते हैं, नीचे लाइव चैट में आंसर कर देना, ठीक है। गुणहीन में कौन सा समास है पूछा गया है, तो गुणहीन का मतलब होता है गुणों से हीन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बात है कि अलगाव महसूस हो रहा है, मतलब गुणों से हीन है, गुण है ही नहीं उसके पास, ठीक है। और यहाँ पर अपादान कारक का यूज हो रहा है, ठीक है। आपको पता है जितने भी कारक होते हैं कौन से समास में यूज होते हैं, बेसिकली वो यूज होते हैं, बताइए, तत्पुरुष में होते हैं, द्वंद्व में होते हैं, अवयवी भाव में होते हैं, या फिर द्विगु समास में होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि हमारा उत्तर पद भी प्रधान होता है और पूर्व पद भी, यानी कि जैसे माता पिता हो गया, माता और पिता, राम कृष्ण, और बीच में डैश का निशान मिलेगा, ठीक है, जैसे कि माता और पिता, ठीक है। तो ये हमारा हो नहीं सकता, द्वंद्व समास कट गया। अव्ययी भाव में पहला पद जो होता है वो अवयव होता है, तो ये भी नहीं होता। अवयव क्या होते हैं, जो चेंज नहीं होते, ठीक है, तो वो अवयव भी नहीं है इसके अंदर कोई भी, ठीक है। तो मेन शब्द ही है ना, ये तो गुण तो एक शब्द है, अवयव तो है ही नहीं। उसके बाद है द्विगु समास, ठीक है। तो द्विगु समास में क्या होता है कि पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होना चाहिए, मतलब संख्या का बोध होना चाहिए, तो वो भी इसमें नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें पूर्व पद जो है वो प्रधान नहीं होता, जबकि उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। देखिए गुणों से हीन इस पर डिपेंड करता है, यानी कि गुणों से हीन है, तो यानी कि गुणहीन है वो, ठीक है। तो ये आपका शब्द है, और ये अपादान मतलब इसको कहेंगे अपादान तत्पुरुष कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि कारकों पर बेस होते हैं ना, तो ये अपादान तत्पुरुष होगा। ओके, तो यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट। थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा इसका? दोस्ती में प्रत्यय बताना है आपको, ठीक है। आपको पता है कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने हैं हिंदी में, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो पूर्व में लग जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे यहीं पे लग जाएगा। और प्रत्यय शब्द के एंड में लगता है, ठीक है, शब्द के एंड में, तो ऊ से स्टार्ट होके प्रत्यय तक पहुंच जाता है हमारा शब्द, ठीक है। आगे उपसर्ग होता है, पीछे प्रत्यय लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें पीछे वाले शब्द में देखना है। अब देखिए दोस्त शब्द बना कैसे है। दोस्त तो आपको पता है शब्द है, प्लस क्या आएगा, ई, इति, इति या फिर ई, ठीक है। आपको बताना है आंसर। आई होप कि आंसर कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ई। दोस्त प्लस में ई, यानी कि क्या बन गया, दोस्ती। ओके, तो यहाँ पे अ जमा ई जुड़ के बड़ी ई बन गए हैं, ठीक है, दोस्ती बन गया है। ओके, ये संधि ही एक तरह की, ठीक है, आपको समझनी पड़ेगी संधि। तो आई होप कि ये भी आपको कर लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन, और चैट में आंसर कर भी दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उभयुत्थान। उभयुत्थान का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो संधि विच्छेद आप लोगों को पढ़ने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें बहुत सारी संधियां होती हैं, गुण संधि होती है और भी कई टाइप होती हैं संधियों की, ठीक है। अभी सारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो उभयुत्थान जो है इसका आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। अभी जमा उत्थान, अभी जमा उत्थान, देखिए अभी जमा उत्थान और अभी जमा उत्थान, उभय जमा उत्थान या फिर उभय जमा उत्थान। तो इसका आंसर करो फटाफट से। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अभी जमा उत्थान, ठीक है। ये बन जाता है उभयुत्थान, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर ई है, ठीक है, छोटी ई प्लस ऊ मिलके जो है ये बन गए हैं उभयुत्थान, ठीक है। इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं जिसमें ई प्लस ऊ बन जाता है, तो इसमें इस तरह के शब्द बन जाते हैं। उभयुत्थान क्या होगा, अभी जमा उत्थान, उत्थान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का।
जिसने भी गलत किया है कोई बात नहीं, कोई घबराने की चीज नहीं है। आप लोग वैसे भी पढ़ रहे हैं, इन प्रोसेस हैं, तो गलतियां तो होंगी, गलतियां होंगी नहीं तो कैसे सीखेंगे, ठीक है। कोई भी चीज जब बहुत परफेक्ट हो जाती है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना। जब एग्जाम की तैयारी करते हैं हम तो चीजें चलती रहती हैं, गलत सही का मेल जोल जो है वो लगातार चलता रहता है, और उससे मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं कि हाँ हमें गलत किया है तो अब हम इसको सही करके दिखाएंगे। ओके, बस ये जज्बा रखिए अपने अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुवचन बताना है। एक वचन बहुवचन आप सभी को पता होते हैं, जिससे हमें एक शब्द का बोध हो उसको हम एक वचन कहते हैं, और जिससे एक से ज्यादा शब्दों का बोध हो तो उसको हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसका आंसर करना है, फटाफट से आंसर करो। 5th का ऑप्शन है जनता, संदेश, हस्ताक्षर, सोना। सबके आंसर आपको पता है। तो बहुवचन बताना है, मतलब एक से ज्यादा का बोध हो रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जनता, आप लगा के देखो, जैसे मेरे देश की जनता, अगर मैं कहूं तो मेरे देश की जनता समझदार है। जनता, हम जनताओं, या यहां से किस चीज का बोध हो रहा है आपको? मेरे देश की जनता, मेरे देश की जनता, ठीक है। तो यानी कि यहां से हमें एक वचन का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट है संदेश, मेरा संदेश मेरी माँ तक पहुंचा देना। अगर हम ये वाक्य बोलें तो आपको किस चीज का बोध हो रहा है? एक वचन का बोध हो रहा है, ठीक है। मेरे संदेश तो नहीं बोलते ना, मेरा संदेश, उसका संदेश, उसकी संदेश, या फिर उसके संदेश तो हम कभी नहीं बोलते हैं हिंदी में, तो ये भी आपका क्या होगा? एक वचन होगा, तो ये भी नहीं हो सकता इसका आंसर। नेक्स्ट है हस्ताक्षर, मेरे हस्ताक्षर, बैंक की कॉपी पर मेरे हस्ताक्षर चाहिए। मेरा हस्ताक्षर चाहिए नहीं होता है, मेरे हस्ताक्षर, आपके हस्ताक्षर, आपका हस्ताक्षर नहीं होता, ठीक है, आपके हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जो है वो सीधे सीधे हो जाता है, एक बहुवचन में प्रयोग होता है, इसको याद रखना है। जितने भी बहुवचन वाले शब्द होते हैं ना, वो अलग से याद करने हैं आपको, कि ये सारे आपको भले ही एक वचन में लगे, लेकिन ये सारे बहुवचन में यूज होते हैं, मतलब हिंदी के रूल्स हैं कुछ, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल लेके बताया आपको, मेरे हस्ताक्षर चाहिए यहाँ पर, ठीक है, मेरा हस्ताक्षर चाहिए यहाँ पर, ऐसा नहीं होता, मेरे हस्ताक्षर, ठीक है। सिग्नेचर जो होते हैं आपके वो बहुवचन कहलाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सोना देख लेते हैं, नहीं मेरे पास बहुत सारा सोना है, हम ये तो नहीं कहते। या फिर सोने के गहने बोलते हैं, तो इसका मतलब अब बहुवचन जब बनाते हैं तो एक तरह से सोने के गहने बोलते हैं ना, सोना का गहना तो नहीं बोलेंगे, सोना का गहना तो सिंगुलर ही होगा, मतलब कि वो आपका एक वचन ही है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि हस्ताक्षर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, आई होप कि आपने आंसर कर दिया होगा 6 का भी। स्वागत में उपसर्ग क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। स्वागत में उपसर्ग क्या है? मैंने आपको पीछे अभी समझाए थे कि क्या होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो बताओ फटाफट, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? फटाफट आंसर करो इसका। स्व, स और सु कौन सा है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये होता है सु जमा आगत, ठीक है। सु जमा आगत यानी कि स्वागत, ये बन जाता है आपका, ठीक है। संधि विच्छेद देख लेना एक बार फिर से, क्योंकि संधि विच्छेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये उपसर्ग प्रत्यय जो है ना, आपको संधि विच्छेद से ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। जब आप उपसर्ग और प्रत्यय करते हैं तो आपको संधि विच्छेद पढ़ना पड़ेगा पहले, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। ऐसा है ना कि भाई थोड़ी चीजें हमें रटनी ही पड़ेंगी, तो वो आप रट लीजिए, ठीक है। तो सु जमा आगत होता है स्वागत, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मतलब मैंने खुद जब मैं खुद तैयारी कर रही थी जिस टाइम पे, तो इतनी बार मैंने देखा था कि डिफरेंट मतलब कोई भी गूगल से डाउनलोड करती थी, पेपर देखती थी, कितनी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग भी ऐसी चीजें करो भाई, ठीक है। सर्चिंग की पावर लाओ अपने अंदर, कि आपको सर्च करना आए, आपके अंदर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो कि हाँ हमें सर्च करनी है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग आई होप कि बता देंगे। आलसी का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि ऑपोजिट वर्ड बताना है आलसी का, ठीक है। तो आलसी क्या होता है? आलसी मीन्स लेजी इंग्लिश में बोले तो, ठीक है। जो बहुत आलसी होते हैं, आप में से भी कई लोग हो सकते हैं आलसी, ठीक है। मैं भी कई चीजों में आलस से कर जाती हूँ, ऐसी नहीं है कि मेरे अंदर आलस से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जहाँ हाँ अपने एग्जाम के इन चीजों की बात आती है तो यहाँ पर थोड़ा कम होता है, लेकिन स्टिल कई बार हम आलसी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द बताना है। पहला है परिश्रम, भाग्यवादी, लाचार और कर्मठ, ठीक है। फटाफट आंसर करो इसका 7th का। तो इसका सही ऑप्शन होगा, देखिए परिश्रम क्या होता है? परिश्रम होता है हार्ड वर्क, लेकिन हमें आलसी का विलोम शब्द चाहिए। मतलब आलसी तो वो है जो आलस से करता है, ठीक है। अगर परिश्रम का ऑपोजिट देखेंगे तो वो होगा आलस्य, आलसी नहीं होगा, ठीक है। परिश्रम और आलस्य ये होंगे। अगर परिश्रमी होता तो हम कह सकते थे कि वो आलसी का विलोम शब्द होता, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। कई
हो सकता है कई लोगों ने जवाब दिया हो। नेक्स्ट है भाग्यवादी, जो भाग्य पर ही विश्वास रखता है वो तो होंगे ही आलसी, क्योंकि वो जिस अपने भाग्य पर ही विश्वास रखते हैं, ये भी नहीं हो सकता। लाचार तो मजबूर होता है, ये भी नहीं हो सकता। कर्मठ, कर्मठ जो बहुत परिश्रम करता हो उसको हम बोलते हैं कर्मठ, तो यानी कि आलसी का क्या होगा, कर्मठ। या फिर इसका ऑपोजिट परिश्रमी भी हो सकता है, ठीक है, परिश्रमी होता तो, परिश्रम नहीं होता है, परिश्रम जो है वो तो फिर आपका नाउन हो गया ना, ठीक है, परिश्रम जो है आपका नाउन हो गया एक तरह से हमें, लेकिन वो परिश्रम करने वाले को परिश्रमी बोलते हैं, आलस करने वाले को हम आलसी बोलते हैं। परिश्रम का ऑपोजिट आलस्य होगा लेकिन आलसी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द जो है इससे भी क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो फंसाते हैं, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये इसका पर्यायवाची है कि नहीं है। तो देखिए तरणी, तरी, पतंग और तनिया। नौका क्या होती है, नाव, जिसको हम हिंदी में नाव भी बोलते हैं, हम सब ने बचपन में नाव चलाई है आई होप, है ना। तो चलिए बताइए तरणी, तरी, पतंग और तनिया में से कौन सा नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये फोकस करना नहीं है, कई बार हम क्या कर लेते हैं ना, हमें नहीं दिखाई नहीं देता। मेरे से भी खुद गलती, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन में गलत करके आई थी इस चक्कर में, क्योंकि मैंने नोट या नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये आप प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ें। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, तनिया, ठीक है, तन्या। तो तरिणी, तरी और पतंग तीनों का मतलब नाव होता है, लेकिन तन्या होती है पुत्री, बेटी, जिसको हम कह सकते हैं बेटी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं तन्या, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा डी, मतलब ये पर्यायवाची इसका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिख गया होगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको पहचानना है। वाक्य की सेंस आपको होनी चाहिए, ठीक है, वो ग्रामर से ही आती है। जब तक आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है ना, व्याकरण आपकी अच्छी नहीं है, तब तक आप वाक्यों की सेंस भी नहीं लगा सकते। खैर हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें तो आती है हिंदी, तो हम लोग आराम से पहचान सकते हैं, और ये इतना मुश्किल भी नहीं था, ठीक है। तो चलिए बताओ आप इसका क्या आंसर होगा। शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है, की, शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी। आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी। जहां मनुष्य विवश है उसी प्रकार असमर्थ भी है। बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फटाफट रिप्लाई करो इसको, 9th का। देखिए शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी, कि यहाँ पर गलत है, शीघ्र चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है, यही बोलते हैं ना, शीघ्र चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी, यही बोलते हैं ना। उसके बाद है आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। फिर है जहां मनुष्य विवश है उसी प्रकार असमर्थ भी है, ऐसा नहीं, जहां मनुष्य विवश है, हम ये कह सकते हैं जिस प्रकार मनुष्य विवश है उसी प्रकार असमर्थ भी है, मतलब विवश भी है और इसी वजह से वो असमर्थ भी है। तो ये जहां यूज नहीं होगा इसमें, तो ये भी गलत हो गया, पहला तो गलत था ही। बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है, क्या बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है, ये इसका सही होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा, ठीक है। मैं चैट में आपको रिप्लाई करती जाऊंगी, ठीक है। अभी ये क्योंकि लाइव नहीं है ना, प्रीमियर है, तो पहले रिकॉर्डिंग हो जाती है, बस आप लोगों के लिए लाइव चैट का ऑप्शन होता है इसमें कि आप लाइव जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट है जो कुछ न जानता हो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है, इससे क्वेश्चन बनाइए। जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द बताओ, है ना, थोड़ा फंसाने वाला। अगर जिसे पढ़ा है तो उसको पता होगा, लेकिन जिसे नहीं पढ़ा है ना तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ क्या होता है, जो हर चीज की जानकारी हो जिसको। विज्ञ भी नहीं होगा, अज्ञ, विज्ञ। बताइए फटाफट क्या आंसर होगा इसका 10th का। तो देखिए 10th का सही ऑप्शन है अज्ञ। जो कुछ न जानता उसको हम अज्ञ बोलते हैं, और जो सब कुछ जानता है उसको हम विज्ञ भी बोलते हैं, ठीक है। और सर्वज्ञ मतलब जो सब जगह ज्ञात है, मतलब जिसके बारे में सब जगह जानकारी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अज्ञ। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चंस है, ज्यादा भी नहीं है। तुम्हारा टाइम तो ज्यादा खराब नहीं कर रही हूँ ना मैं, मुझे लगता है टाइम खराब नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है, अच्छे से यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए खराब टाइम में और यूजफुल में फर्क होता है ना, कि आप किस टाइम का कितना यूज कर रहे हो। तो दिस इज योर यूजफुल एक्टिविटी, ये कह सकते हैं कि ये आपकी एक तरह से यूजफुल है, जिसका प्रयोग आप करेंगे तो आपको काफी मतलब इसमें सपोर्ट मिलेगा हिंदी में स्कोर करने में, ओके। नेक्स्ट शब्द है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग जिससे हमें मेल का आइडिया हो, ठीक है, कि भाई कोई चीज मेल है फीमेल है, तो फीमेल का आइडिया होता है तो उनको हम स्त्रीलिंग बोलते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग। और मेल में हम पुल्लिंग बोलते हैं। तो इनमें से आपको ये कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, ये बताना है, ठीक है, कौन सा मेल के होने की जिसमें आपको वो मिल रही है, ठीक है। तो बताओ फटाफट आंसर करो। घी, अग्नि, चीनी, रोमन, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है। अब बताओ वाक्य बना लो एक बार, ठीक है। देखो अग्नि की ज्वाला, की ज्वाला, का होता तो
वो होता ना मतलब मेल होता, पुल्लिंग होता, लेकिन अग्नि आपकी हिंदी मतलब वो है स्त्रीलिंग है। ओके, चीनी तो आप सबको पता ही है, चीनी तो आराम से आप बता सकते हैं। तो चीनी, यहाँ पर चीनी का मतलब चाइना के लोगों के लिए भी हो सकता है और यहाँ पर चीनी का मतलब शुगर भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो, जब भी कोई भाषा होती है ना वो हमेशा स्त्रीलिंग में यूज होती है। ठीक है, तो चीनी इज ऑल्सो स्त्रीलिंग। रोमन भी एक लैंग्वेज है, तो रोमन भी जो है वो किस में यूज होती है, मतलब स्त्रीलिंग के उसमें यूज होती है। कि जितनी भी भाषाएं होती है, आप याद रखिए, जितनी भी भाषाएं होती है वो सारी आपकी स्त्रीलिंग में यूज होती है। ओके, तो यहाँ पर घी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि घी शब्द जो है वो पुल्लिंग है, बाकी तीनों जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, घी का एक वाक्य बनाकर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो, घी का वाक्य कोई भी बनाकर, ठीक है, जिससे आपको पुल्लिंग का बोध हो। ठीक है, तो ऐसा वाक्य देखते हैं कौन बना पाएगा, आप कमेंट में लिख सकते हो उस वाक्य को। ठीक है, घी से बनाना है वाक्य और पुल्लिंग की सेंस आ रही हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको मेरा मेरी संदेश वाला वो एग्जाम्पल दिया था ना, ऐसे ही आप इसका एक वाक्य बना के दिखाओ। ये आपका एप्लीकेशन होगा कि आपको कितना समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो पीछे मैंने आपको कराया था तद्भव शब्द, अब मैंने तत्सम आपको एक्सप्लेन कर दिया था क्या होता है। तो फटाफट से इसका आंसर दो 12th का। दीपक, दाहिना, दामाद और दिवाली। ठीक है, ये आपको बताना है, तो फटाफट बताओ कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। ठीक है, दिवाली, दामाद, दाहिना, दीपक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मैं बता देती हूँ, ऑप्शन ए, दीपक इज तत्सम शब्द। ठीक है, ये तत्सम है, डायरेक्ट जो है आपका संस्कृत भाषा से लिया गया है। दाहिना को जो है उसमें दक्षिण बोलते थे। ठीक है, दाहिना जो होता है ना उसको दक्षिण बोलते थे तत्सम में। दिवाली को हम दीपावली बोलते हैं अगर हम बोलें संस्कृत में। और दामाद तो ये आपका तद्भव शब्द ही है, दामाद। ठीक है, मतलब कि ये हमने इसको चेंज करके लिया है। इसका मुझे एग्जैक्ट तत्सम शब्द नहीं पता है, आपको पता हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं दामाद को तत्सम में क्या बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जो है ना सारे क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं किसी ना किसी से। ठीक है, तो आप लोग मतलब मैंने ऐसा कुछ थोरोली स्टडी नहीं की है, लेकिन मैं आपको अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ बस। ठीक है, दाहिना को दक्षिण बोलते हैं, तो आई एम डैम श्योर। तो ये आपका दीपक जो है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, और अगर हम दीपक की बात करें तो हम तो दिया बोलते हैं ना इसको, दिया। अगर हम तद्भव की बात करें तो अपनी लैंग्वेज में हम इसको दिया बोलते हैं, लेकिन वैसे इसको दीपक बोलते हैं, तत्सम शब्द है ये। तो आपका 12th का आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब है नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। वह लड़की किस तरफ गई? ऊपर दिए गए वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है ये आपको बताना है। तो फटाफट इसका आंसर करो, वह लड़की किस तरफ गई है। देखिए 4 तरह के हमारे विशेषण होते हैं, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। चारों टाइप जो है आपको लिखी गई है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्या। तो अब देखो ये किसके लिए, ये वह शब्द जो है किसके लिए विशेषण का काम कर रहा है, ये कर रहा है लड़की के लिए विशेषण का काम। ठीक है, वह लड़की। ठीक है, अगर हम सिंपल लड़की कहते तो ठीक है, हमें समझ में आता है लड़की की बात हो रही, किसी लड़की की बात, लेकिन यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कि वह पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर लड़की, एक विशेष लड़की है जिसको वह लड़की बोला गया है। तो लड़की क्या है आपकी, लड़की जो है वो संज्ञा है। तो संज्ञा के लिए जो विशेषण प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जो यूज होते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। गुण तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, परिमाण भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर संख्या भी नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका सार्वनामिक विशेषण होगा वह लड़की। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये चारों टाइप होते हैं विशेषण के। ठीक है, तो विशेषण आपको पता ही है, जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उनको हम विशेषण कहते हैं। तो वह लड़की, ठीक है, इंडिकेट कर दिया गया है, वह लड़की, वह लड़का, वह मेज, वह कुर्सी, तो इस तरह से ये होते हैं सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट बताइए, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब मैं खुद बता सकती हूँ 10 से 12 पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो फटाफट आंसर करोगे कि क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है, कारक, अव्यय, धातु या फिर क्रिया विशेषण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, धातु जो है क्रिया का मूल रूप होता है। ठीक है, उसका बेसिक रूप जो होता है वो होता है धातु। तो ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आपके 6 क्वेश्चन और रह गए हैं, थोड़ा सा पेशेंस और रखो और फटाफट आंसर करो, फिर भले ही छोड़ के चले जाना वीडियो को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अव्यय को पहचाने। ठीक है, आपको इसमें अव्यय पहचानना है। तो अव्यय क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अव्यय क्या होते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार ना हो सके, जिसमें कोई चेंज ना हो सके। ठीक है, अविकारी शब्द भी हम इसको बोलते हैं, अविकारी शब्द। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, ये जैसे यूज होते हैं वैसे यूज होते हैं हर जगह पे। तो ये आपको बताना है क्रिया, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण, इनमें से कौन सा अव्यय है। आई होप कि आंसर कर दिया होगा आप लोगों ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे
चलो, तो चलना यहाँ पर क्रिया हो गई, चल जो है आपकी मेन क्रिया है। लेकिन धीरे धीरे क्या कभी चेंज होता है? वो जैसा होता है वैसा ही यूज होता है। रात भर बारिश हो रही थी, तो देखिए रात भर ये भी आपका अव्यय है, क्रिया विशेषण है। कब तक बारिश हो रही थी? रात भर हुई बारिश, ठीक है। तो रात भर जो है क्या मतलब, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि ये रात भर जो है कभी चेंज नहीं होगा, इसमें कोई विकार पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि ये आपका अविकारी शब्द हो गया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से अव्यय क्या है? क्रिया विशेषण। संज्ञा, क्रिया, संज्ञा, विशेषण इन सब में चेंज हो सकता है, ठीक है, वाक्य के अनुसार, लेकिन इसमें क्रिया विशेषण में कोई चेंज नहीं होता, वाक्य के अनुसार ये एज इट इज रहता है। नेक्स्ट है सही वर्तनी पहचानिए फटाफट। तो आपको बताना है सही वर्तनी क्या होगा। द्रवीभूत की स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग जो है पहचाननी है। तो फटाफट मेरे को आंसर करो कि इनमें से 16 का कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। द्रवीभूत, 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 ठीक है, पढ़ने की बात है। द्रवीभूत, द्रवीभूत, द्रवीभूत और द्रवीभूत, ये बताओ फटाफट क्या होगा इसका आंसर। तो इसकी सही स्पेलिंग होगी ऑप्शन बी, द्रवीभूत, ठीक है। किसी चीज का पिघला हुआ रूप जो होता है वो द्रवीभूत होता है, ठीक है। द्रवीभूत इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। यहाँ पे वी की भी बड़ी मात्रा आएगी, ठीक है, ई की बड़ी मात्रा आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर ऊ की बड़ी मात्रा आएगी, ओके। तो ये आपको याद रखना है, द्रवीभूत इज द करेक्ट स्पेलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट 4 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, फिर आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, ये बताना है आपको, ठीक है, किस प्रकार का ये वाक्य है। तो आपको पता है कि वाक्य के कई प्रकार होते हैं, मिश्र होते हैं, संयुक्त होते हैं, प्रश्नवाचक भी होते हैं, सरल भी होते हैं, मतलब तरह तरह के वाक्य होते हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। उसने खाना खाया और सो गया, ये बताना है। तो बताइए मिश्र वाक्य हो गया, संयुक्त होगा, प्रश्नवाचक या सरल। देखिए प्रश्नवाचक तो है ही नहीं, कट गया, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं सरल वाक्यों की। सरल वाक्य बहुत ही सरल होते हैं, ना उसमें दो कोई वाक्य जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सरल वाक्य भी ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर और का यूज है जो कि संयोजक है, ठीक है। तो संयोजक का यूज नहीं होता है सरल वाक्यों में। उसके बाद है मतलब स्पेशल संयोजक है यहाँ पर ये। उसके बाद आते हैं मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो देखिए मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक तो साधारण वाक्य होता है और एक जो वाक्य होता है उसके ऊपर निर्भर होता है, ठीक है। उसने कहा कि वह कल आएगा, तो उसमें एक क्या कहा उसने, ठीक है, वो अधूरा है। उसने कहा कि, ये अधूरा वाक्य है, इस पर डिपेंड है दूसरा कि वह कल आएगा, ठीक है। तो वो इस तरह के वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य, जिसमें एक तो मतलब प्रधान होता है, एक दूसरे पर आश्रित होता है उपवाक्य जो होता है। तो ये भी यहाँ पर नहीं है। उसने खाना खाया, ठीक है, यहाँ पर और से जो है उसने बार बार हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसको अलग करें तो क्या आएगा, उसने खाना खाया और वह सो गया, ठीक है, इस तरफ से है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसने खाना खाया और सो गया, तो मतलब है तो इसमें दोनों वाक्य हैं सरल, दो सरल वाक्य आपस में जुड़ गए हैं संयोजक से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा संयुक्त वाक्य। तो 17 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी कि संयुक्त वाक्य। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है कि मतलब कोई साधारण वाक्य हो या विक्र या फिर आपका मिश्र वाक्य हो, अगर उनके बीच संयोजक आ जाता है, संयोजक अव्यय आ जाता है, तो वो एक संयुक्त वाक्य बन जाता है, ठीक है। जैसे कि वो वह लखनऊ गया और शाल ले आया, ठीक है, वह मुंबई गई और कल वापस आ गई, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य सारे आपके संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया भेद पहचाने। तो क्रिया का आपको भेद पहचानना है इस वाक्य में, तो फटाफट इसका आंसर करो। पिताजी ने बेटे से अखबार मंगवाया, इसमें कौन से टाइप की क्रिया है, ठीक है। क्रिया के बहुत सारे अकर्मक सकर्मक को छोड़ के भी क्रिया के कुछ और मतलब भेद होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, वो यही है सारे, ठीक है। इनके अलावा एक दो और हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। देखिए द्विकर्मक में क्या होता है कि दो कर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो कर्म नहीं है। पिताजी ने बेटे से अखबार मंगवाया, ठीक है, यहाँ पे दो कर्म नहीं है, तो आपके द्विकर्मक नहीं होगी। पूर्वकालिक में क्या होता है कि एक क्रिया के यूज होने से पहले दूसरी क्रिया, एक क्रिया ऑलरेडी वो यूज जो है वो हो चुकी होती है, तो उसको हम पूर्वकालिक बोल सकते हैं। जैसे कि वह खाना खाकर सो गया, यानी कि सो भी गया और खाना खाकर सो गया, तो खाना खाकर पहले आ गया और सो गया दूसरी क्रिया होगी, तो पूर्वकालिक क्रिया ऑलरेडी आ चुकी है उसमें, तो ये भी नहीं है। उसके बाद आती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक क्रियाओं का इसमें योग होता है, ठीक है। जैसे कि राम खाना खा चुका, ठीक है, तो इसमें दो तरह की क्रियाएं जुड़ जाती हैं, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणार्थक मतलब होता है कि जहां कर्ता जो है अपने आप काम ना करके किसी और से काम करवाता है, तो उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिताजी जो है मुख्य करता है, लेकिन इन्होंने अपने आप काम नहीं किया बल्कि अपने बेटे से काम करवाया है, ठीक है। तो पिताजी ने बेटे से अखबार मंगवाया, तो दोनों ही यहाँ पर करता है, लेकिन ये मुख्य करता है, लेकिन इन्होंने इससे मंगवाया, खुद ना करके किसी और से काम करवाया, तो यानी कि ये आपकी हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बार सारी क्रियाएं वगैरह है ना आप लोग पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिनको लग रहा होगा कि मतलब बताना कि टेस्ट कैसा है, मुझे चैट में या फिर कमेंट में मुझे कर देना कि किस तरह का टेस्ट था, आपको कैसा लगा और आपको स्कोर कितना था, क्योंकि स्कोर से ना थोड़ा आइडिया मुझे भी होगा कि मतलब अगर सारे एवरेज बच्चे 14 to 15 ले रहे हैं दैट मीन्स की मॉडरेट है, अगर सारे बच्चे 18 से 20 नंबर लेके आ रहे हैं दैट मीन्स की थोड़ा बहुत ईजी था, और अगर सिर्फ 11-12 लेके आ रहे हैं दैट मीन्स की थोड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है, ये मुझे आइडिया होता है। ठीक है, ये सब आपको पता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब यही चीजें हैं कि मतलब स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं टेस्ट का, तो वो इसी तरह से करते हैं कि ना वो ज्यादा मुश्किल हो ना ज्यादा आसान हो, कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह से मुझे भी एक आइडिया मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज बनाने का। ठीक है, तो इसलिए मैं जस्ट आपसे पूछ रही हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत इजी है। कलेजे पर सांप लौटना, दुखी होना, ईर्ष्या से कुढ़ना, गुस्सा होना, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करो। तो भाई इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, इनमें से एक तो है ही पक्का। कलेजे पर सांप लौट गया। ठीक है, अपने दुश्मन की तरक्की देखकर राजू के कलेजे पर सांप लौट गया, ये मतलब मुहावरे का मैं बस आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो दुखी हो गया, दुखी होने एक अलग सेंस होता है। दुखी आप एक पॉजिटिव वे में भी दुखी हो सकते हैं कि हाँ भी आपको अपनों की चिंता है या जो भी है उसमें भी आप दुखी हो सकते हो, तो ये दुखी होना नहीं होगा। गुस्सा होना भी नहीं होता है। ठीक है, ईर्ष्या से कुढ़ना, बी इज द राइट आंसर। ईर्ष्या से कुढ़ना मतलब आपको इतनी जलन हो रही है कि मतलब बिल्कुल कलेजे पर सांप लौट गया है कि ऐसे कैसे तरक्की कर ली उसने। ठीक है, ना तो वो दुख कह सकते हैं ना उसको ज्यादा गुस्सा कह सकते हैं, मतलब ईर्ष्या है, जेलेसी है, तो उसको हम बोलते हैं कलेजे पर सांप लौटना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, अगेन नहीं है पूछा है समुद्र शब्द का। तो 20 का फटाफट आंसर दो मुझे, देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं लास्ट क्वेश्चन को। रत्नाकर, वारिश, अर्णव और मार्तंड। ठीक है, ये बताओ। बुक खोल के मत बैठना, ठीक है, तो मतलब चीटिंग नहीं चलनी चाहिए। चीटिंग करोगे तो उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, आप लोगों का नुकसान ही है। ओके, तो प्लीज आप चीटिंग वीटिंग ना करें कि बुक लेके या गूगल करके वो करें, अपने आप पॉजिटिवली और ईमानदारी से टेस्ट दिया करो। ये रत्नाकर, वारिश, अर्णव और मार्तंड, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए 20 का जो है वो डी ऑप्शन सही है। मार्तंड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, जबकि रत्नाकर, वारिश और अर्णव ये सारे जो है समुद्र शब्द के पर्यायवाची होते हैं, यानी कि सी। समुद्र का मतलब होता है सी। ओके, तो रत्नाकर, वारिश और अर्णव समुद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि मार्तंड इसका पर्यायवाची नहीं है। तो गाइज ये थे आज के 20 क्वेश्चन, यानी कि आप समझ लीजिए कि आपके किसी भी, आप डीएसएस भी कर रहे हो या आप केवीएस कर रहे हो, दोनों में 20 मार्क्स की हिंदी आती है। तो आप खुद सोचो कि आपने कितने क्वेश्चन मतलब सेलेक्ट किए, कितने अच्छे किए और कितने आपने बुरे किए। मतलब जिनके आपने गलत ऑप्शन किए ऑब्वियसली आपको बुरे लगे होंगे, और जो आपने अच्छे किए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो अपना स्कोर मुझे जरूर बता देना, और ये भी बताना कि आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। एक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी, और इसका जो पीडीएफ है और इसकी आंसर की मैं दोनों आपको वहां पर भी दे दूंगी टेलीग्राम पर। ये पहले मेरा यूट्यूब पर करने का यही मतलब है कि लोग जुड़ के इसको सोल्व करें साथ साथ। कई लोग क्या करते हैं खोल के भी नहीं देखते होंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, एटलीस्ट कोई एक बार जैसे नजर मारी होगी तो कम से कम उसने 1-2 क्वेश्चन भी पढ़े तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, कम से कम 2 क्वेश्चन भी वो देख पाया तो मैं समझूंगी कि थोड़ा कुछ तो मैं कर पाई। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये टेस्ट सीरीज चलाई है, और आपको जल्दी ही सीडीपी की भी टेस्ट सीरीज मिलेगी और इंग्लिश की भी हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो 3 फिलहाल मैंने चला रखी है, सीडीपी, इंग्लिश और ये। अभी आगे देखते हैं जीके करंट अफेयर की भी चला सकते हैं, पर टेलीग्राम पे क्विज होता ही रहता है तो मुझे लगता है उसकी इतनी खास जरूरत नहीं है। लेकिन टेलीग्राम पे क्विज भी आंसर किया करो। मैं डेली नहीं लेती हूँ क्योंकि डेली आपका टाइम भी इतना मेरे पास नहीं होता है टेलीग्राम वाला। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जो है आपके क्विज चलते रहेंगे। शायद एक क्विज हम कल ऑर्गेनाइज करेंगे पक्का। ओके, अब देखते हैं उसका टॉपिक सेलेक्ट करूंगी मैं जल्दी से। तो आप ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी जरूर बताएं, एंड अपनी मेहनत को जारी रखिए, क्योंकि आपको पता है गुड न्यूज तो आपको मिल ही चुकी है। अब देखिए, अब वो ये सरकारी प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ठीक है, पेशेंस थोड़ा सा बना के रखिए, और उस पेशेंस के साथ साथ अपनी पढ़ाई का जो मोटिवेशन है ना उसको हाई रखिए। ठीक है, उसको कम मत होने दो कैसे भी करके। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ, एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।